15 सितंबर, जहां दुनिया खत्म होने वाली थी, जहां लोग एस्ट्रॉइड के गिरने से डरने के बजाय एस्ट्रॉइड का वेलकम कर रहे थे, जहां पहले कोविड से पहले 2014 से पहले जब ऐसी कुछ खबरें आती थी तो लोगों में डर का माहौल हो जाता था, क्या करेंगे, धरती बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन अब तो ये एक मजाक सा बन गया है। एस्ट्रॉइड के गिरने का वेलकम किया जा रहा है, उसका वेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। और आखिर होता क्या है एस्ट्रॉइड और क्यों हम इससे इतना डरते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम काफी आसान तरीके से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यारे से शहर दिल्ली में रहता हूँ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एस्टेरॉयड को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पृथ्वी के पास से गुजर गया खतरनाक एस्टेरॉयड, बिना किसी नुकसान के पृथ्वी के करीब से गुजरा। एस्टेरॉयड को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री जाननी होती है। इसी हिसाब से हमने बचपन से अपने किताबों में और बुकों में पढ़ा है और लोगों से सुना है कि दुनिया की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो जानवर हुआ करते थे वो काफी बड़े हुआ करते थे, जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। और हमने ये भी सुना है कि अंतरिक्ष से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए और उनकी प्रजाति खत्म हो गई। तो जो अंतरिक्ष से बड़े बड़े पत्थर गिरे थे वो वही पत्थर होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और उस समय जो पत्थर गिरे थे उसका उन पत्थरों में से एक जो एस्ट्रॉइड था उसका नाम था चिक्सुलव क्रेटर एस्ट्रॉइड, जिसकी स्पेलिंग है CHICXULUV क्रेटर, जिसका डायमीटर है 150 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज होगा, कितना बड़ा होगा। और उसका धरती में गिरने से जो इम्पैक्ट हुआ उससे क्लाइमेट और धरती का इकोसिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो गया, जिस वजह से जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए और फूड साइकिल पूरा डैमेज हो गया। अब जो डायनासोर है वो दो भाग में डिवाइडेड है। ऐसे तो देखिए थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हार्बीवोरस, एक है ओमनीवोरस, एक है कार्निवोरस। हार्बीवोरस डायनासोर होते हैं, वो सिर्फ वेज प्लांट चीजें खाते हैं। तो फूड साइकिल डैमेज होने की वजह से हार्बीवोरस के लिए जो फूड है वो खत्म हो गया था डायनासोर्स के लिए। तो इस वजह से हार्बीवोरस डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अब हार्बीवोरस डायनासोर एक्सटिंक्ट होने की वजह से जो कार्निवोरस डायनासोर है उनके लिए फूड सोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हार्बीवोरस डायनासोर ही नहीं बचेंगे तो कार्निवोरस डायनासोर क्या खाएंगे। तो इस वजह से ही डायनासोर की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाती है एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से। ये तो हमने जान लिया किस तरीके से धरती के शुरुआत के समय में एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड एक सेलेस्टियल बॉडी है जो इनिशियली मेटल और रॉक से बना है। एस्ट्रॉइड ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में मिलते हैं, जहां पे बिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं और ये वहीं पे रेवोल्यूशन करते रहते हैं। और कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे होते हैं जो रेवोल्यूशन करने वक्त वहां से निकल के आस के पास जितने भी प्लेनेट होते हैं, जैसे अगर अर्थ है उसके पास में वीनस है तो उस प्लेनेट के पास आ जाते हैं। तो उन्हीं को कहा जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट किया जाता है, जो सबसे करीब होते हैं किसी भी प्लेनेट के। जैसे हमारे अर्थ के करीब आ जाता है जो, उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं, NEO। तो उसी तरीके से जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वहां से कुछ एस्ट्रॉइड होते हैं जो निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं, जिससे हमें खतरा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड के टाइप्स के। एस्ट्रॉइड 3 टाइप्स के होते हैं, M टाइप, C टाइप, S टाइप। M टाइप्स होता है मेटेलिक एस्ट्रॉइड। जो मेटेलिक एस्ट्रॉइड होता है वो नॉर्मली ज्यादातर निकेल आयरन एलॉय से बना हुआ होता है। और जो S टाइप होता है सिलिका एशियस जिसे कहते हैं, वो सिलिकेट मिनरल्स और निकेल आयरन से ही बना हुआ होता है। और जो लास्ट में बचता है C टाइप, जिसे कार्बन एशियस कहते हैं, जिससे पता चलता है इसके नाम में कार्बन। तो इसमें ज्यादातर कार्बन पाया जाता है और ये एक कॉमन एस्ट्रॉइड है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सोलर सिस्टम में। वहीं अगर हम जान ले कुछ एस्ट्रॉइड जो सबसे बड़े हैं हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट, उनमें से कुछ 3 है। पहला है सेरेस। सेरेस एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड प्रेजेंट है। उसके बाद आता है वेस्टा। वेस्टा जो है सेरेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड प्रेजेंट है एस्ट्रॉइड बेल्ट में। और जो तीसरा सबसे बड़ा है वो है एरोस, जिसे नासा के द्वारा नियर शूमेकर मिशन के द्वारा रिसर्च किया गया था, स्टडी के द्वारा पाया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म के बारे में जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। पहला है कॉमेट्स, मीटेरॉइड और मीटियोर्स।
देखो दोस्तों, जो मीटेरॉइड होता है और जो मीटेरॉइड होता है वो सुनने में, प्रोनाउंस करने में सेम लगते हैं, लेकिन इनमें काफी डिफरेंस होता है। डिफरेंस फेज का ही होता है, स्टार्टिंग एस्ट्रॉइड से ही होती है और खत्म मीटेरॉइड में होता है। तो जो पहला टर्म है वो है कॉमेट। कॉमेट एक आइसी बॉडी है जो प्राइमरीली वाटर, आइस और फ्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ होता है। जब ये कॉमेट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल के सन के करीब या किसी अर्थ, किसी प्लेनेट के करीब आते हैं, उसके सरफेस में एंटर करने लगते हैं, एटमॉस्फेयर सरफेस में, तो इस वजह से जो उनका आइसी फॉर्म होता है वो वेपराइज होने लगता है, जिस वजह से इनके पीछे एक टेल सी फॉर्मेशन होने लगती है, इसलिए इन्हें कॉमेट्स कहते हैं। दूसरा टर्म है मीटेरॉइड। मीटेरॉइड जो होते हैं वो स्मॉल सेलेस्टियल पार्ट्स होते हैं एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के। जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं उनके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उन्हीं को मीटेरॉइड्स कहते हैं। तीसरा टर्म है मीटियोर्स। जब यही मीटेरॉइड्स या कॉमेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट की सरफेस को छोड़ के किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ये ग्लो करने लगते हैं, इन्हीं को कहते हैं मीटियोर्स। और जो लास्ट स्टेज होता है मीटियोरॉइड, जब यही मीटियोर्स धरती या किसी भी प्लेनेट के लैंड के सरफेस पे लैंड कर जाती है तो इसे मीटियोरॉइड्स कहते हैं। अर्थ के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बनने वाले एस्ट्रॉइड को जानने से पहले हमें उसके साइज, उसके ट्रेजेक्ट्री और उसके मोशंस को जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आता है उसका साइज। जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो डिपेंड करता है वो किस साइज में है। वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरी मतलब उसका जो डायमीटर है 1 to 5 मीटर भी हो सकता है, जो सबसे स्मॉल होता है, जिसका अर्थ में गिरने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना के बराबर। जो दूसरा होता है मीडियम साइज, जिसका जो डायमीटर है वो 2 से लेकर 25 मीटर तक अप्रोक्स हो सकता है, जिसके गिरने से तो ऑब्वियस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतने स्मॉल डायमीटर से, लेकिन इससे क्या होगा, एक मीटियोर शावर्स क्रिएट होने लगेगा। किस तरीके से वो आसमान, स्पेस में ही, मतलब स्पेस से एंटर करते हुए ही हमारे एटमॉस्फेयर में ही खत्म होने लगेंगे, क्योंकि उतना बड़ा साइज है नहीं, लेकिन फ्रिक्शन के कारण वो वहीं पे ही जल के खत्म हो जाएंगे। जो साइज होता है लार्ज साइज, जिसमें जो डायमीटर होता है वो किलोमीटर तक हो सकते हैं अप टू, तो जिस वजह से इकोसिस्टम और हमारा पूरा फूड चेन, फूड साइकिल डैमेज हो सकता है, जो हमने पहले भी, इससे पहले जान लिया हमारे हिस्ट्री में। तो इस तरीके से इसका साइज मैटर करता है। जो दूसरी बात है वो है ट्रेजेक्ट्री। देखो, अगर ये हमारा अर्थ है, ये अपना रोटेशन कर रहा है, तो उसकी एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है। अगर उसकी ऑर्बिट में कोई एस्ट्रॉइड आके टकराता है या उसकी एस्ट्रॉइड उसकी ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करने लगता है या वहां से गुजरता है, तब वो हमारे लिए थ्रेट बनता है। तो उसी तरीके से उसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हमारे जितने भी स्पेस एजेंसी है, नासा, जाक्सा या इसरो, जितनी भी स्पेस एजेंसी है, वो हर समय यही मॉनिटर करती रहती है कि किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट से कोई एस्ट्रॉइड पास तो नहीं हो रहा। अगर कोई हो रहा है तो कब तक हो जाएगा या कब आने वाले टाइम में वो थ्रेट है। तो इन चीजों पे वो डिस्कस करते रहते हैं। ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा, बड़े बड़े एजेंसी के द्वारा ये बताया गया आने वाला थ्रेट कब धरती पे गिर सकता है या धरती के करीब से गुजर सकता है। लेकिन वो ये चीजें बता कैसे पाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कब गिरेगा और किस जगह गिरेगा। तो इन चीजों का ना एक स्टेप होता है, किस तरीके से वो करते हैं। जो पहला स्टेप होता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, टेलीस्कोप के, बड़े बड़े टेलीस्कोप का यूज करके ऑब्जर्व करते हैं, रेडार सिस्टम का यूज करके ऑब्जर्व करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड जिसपे वो मतलब रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीजें कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो उसका लोकेशन पहले ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा होता है वो होता है ऑर्बिटल कैलकुलेशन। इसके हिसाब से वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स का यूज करते हुए ये पता कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में वो किस ट्रेजेक्टरी में मूव करेगा और किस तरीके से वो अर्थ के करीब आ सकता है। और ऐसे करते हुए फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद वो यूज करते हैं डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट का आज हर जगह यूज हो रहा है, तो सेम इसी तरह स्पेस एजेंसी भी डाटा एनालिस्ट का यूज करती है। जितना भी इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करते हैं उन्हें डाटा मॉडल में फिलअप करती है, डालती है, और इससे वो आने वाले फ्यूचर में वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा, किस ट्रेजेक्टरी में ट्रैवल करेगा, इन चीजों का वो पता कर लेती है। और लास्ट में होता है मॉनिटर। जो जितने भी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी होती है, जैसे कि नासा हो गई, ESA,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा हो गई, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और ऐसी काफी सारी एजेंसी है, बड़े बड़े इसरो एजेंसी है, ये सब फिर लास्ट में इन्हें मॉनिटर करती रहती है टाइम टू टाइम, डे टू डे। तो इस वजह से इन्हें हमें पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में कब, किस तारीख को, कौन से डेट में और कौन से ईयर में किस जगह पे कोई एस्ट्रॉइड गिर सकता है या सबसे करीब से वो गुजर सकता है। तो इसी तरीके से हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है। RN16 ये वो एस्ट्रॉइड है जिसके 15 सितंबर को धरती के टकराने से धरती समाप्त हो जाती, धरती खत्म हो जाती। इस तरीके से न्यूज अफवाहें फैलने लगी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो धरती है और RN16 एस्ट्रॉइड है उनके बीच की डिस्टेंस काफी बड़ी है, 93 लाख किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस है। तो ये काफी बड़ा डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जो अफवाह है वो फैलाई जा रही है, और यहाँ तक कि हमारे पास आने वाले 2050 तक का भी डाटा है कि आने वाले टाइम में कौन सा एस्ट्रॉइड अर्थ के नियर अर्थ एस्ट्रॉइड में काउंट हो सकता है, मतलब जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया, एपोफिस कहा जा रहा है 2029 या 2036 में एपोफिस 30,000 किलोमीटर अप्रोच, मतलब किलोमीटर की डिस्टेंस है वो अप्रोच कर सकता है, उसके पास से गुजर सकता है। तो आप समझ सकते हो 1% इवन चांस नहीं है धरती पे गिरने का या धरती से टकराने का। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।